हेलो बच्चों, आज हम करेंगे हरियाणा बोर्ड प्रैक्टिस पेपर मार्च 2024 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर ए बी वेयर ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पर ए बी टाइप का पेयर हमें लेना है चारों ऑप्शन में से, जहां पर ए यानी कि फर्स्ट नंबर बी माइनस 2 सेकेंड से 2 लेस होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कि सेकंड नंबर यानी कि बी ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो दोनों कंडीशंस को सी ऑप्शन हमारा पूरा कर रहा है कि सेकंड नंबर 6 से ग्रेटर है, बी ग्रेटर देन 6, और ए बी माइनस 2 है यानी कि ए 6 जो है 8 माइनस 2 करके आया है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 की। तो यहाँ पर tan इनवर्स 10, हम पाई को सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं 1, ये इजी हो जाता है पाई की जगह 180 लिखने से। तो यहाँ पर ये हो गया tan इनवर्स 10 210 डिग्री हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 10 से tan इनवर्स नहीं कट सकता। 10 से tan इनवर्स कटता तब है जब यहाँ पर जो वैल्यू है वो -90 और 90 के बीच में रहे। अब ये ग्रेटर है वैल्यू, तो यहाँ पर अभी नहीं कैंसिल हो सकता। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे और इसको लिखेंगे 180 प्लस 30। 210 को 180 प्लस 30 लिख देंगे। अब 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा। 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है। अब 10 से tan इनवर्स कट सकता है क्योंकि -90 और 90 के बीच में है 30। अब क्योंकि ये पाई की फॉर्म में दिया हुआ है, तो पहले आप इसको पाई की फॉर्म में लिख लेंगे। 30 को हम लिख सकते हैं पाई बाय 6। तो 10 से tan इनवर्स कट कर ये हो जाएगी वैल्यू पाई बाय 6। तो हमारा बी आंसर होगा पाई बाय 6। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है और ए प्लस ए डैश 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ए तो गिवन ही है, सबसे पहले हमें ए डैश निकालना पड़ेगा, इस ए का ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा। मैं ए डैश कर देता हूँ, यहाँ पर ए डैश करेंगे तो ट्रांसपोज करने पर आएगा tan थीटा, कोट थीटा इधर आ जाएगा, माइनस कोट थीटा और यहाँ पर tan थीटा। अब हमारे पास दोनों है ए बी और ए डैश, तो दोनों को प्लस करना है, ए प्लस ए डैश। तो जब हम ए प्लस ए डैश करेंगे तो वो आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 tan थीटा, 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 2 tan थीटा। और इसको इक्वल करना है 2i के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 टाइम्स करने पर इस तरह का आ जाएगा, क्यों आइडेंटिटी में यहाँ 1 1 होते हैं, जब 2 टाइम्स किया तो ये आ गया। अब जब हम इक्वेट करेंगे दो मैट्रिक्स को तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, यानी कि 2 tan थीटा इज इक्वल टू 2। सो 2 tan थीटा इज इक्वल टू 2 मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 2/2। tan थीटा की वैल्यू 1। अब tan थीटा की वैल्यू 1 होती है जब थीटा 45 यानी कि पाई बाय 4 होता है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ ए मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए की वैल्यू निकालें। ए सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है जब उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है। दूसरा कह रहा है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है, यानी कि इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल। ये सिमेट्रिक कंडीशन है, ये स्क्यू सिमेट्रिक की। तो अब इन दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई करती है कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इक्वेशन इसको 1 समझ सकते हैं, इसको 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर साइन चेंज करने पड़ेंगे। ए डैश से माइनस ए डैश कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 0 और इधर आ गया 2a, यानी 2a इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो a इज इक्वल टू 0.2 दैट इज
जीरो, यानी कि ए मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स होगी। सो ए इज जीरो मैट्रिक्स होगी, तो उस टाइम वो सिमेट्रिक भी होगी और स्क्यू सिमेट्रिक भी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 में वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल गिवन है। कोई ट्रायंगल है जिसकी वर्टिसेस हैं 1 0 6 0 और 4 3। ये ए बी सी कोई मैट्रिक्स इस तरह से गिवन है, तो हमें देन यूजिंग द डिटरमिनेंट्स एरिया हमें निकालना है। तो एरिया निकालने का मेथड होता है 1/2, और इस तरह से मैट्रिक्स बना ली जाती है 1 0 6 0 4 3, और तीसरे कॉलम में लिखते हैं हम 1 1 1, और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर 1/2 हम लिखेंगे, और इस मैट्रिक्स को हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो 1 लिखेंगे, जैसे ही 1 लिखा, इस रो और इस कॉलम को छोड़ने पर दिस 0 -3। फिर यहाँ पर ये 0 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर +1, और इस रो और कॉलम को छोड़ने पर 18 -0। तो जैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो 1/2 बाहर रहेगा, यहाँ पर आ गया -3 और यहाँ पर 18। तो इस तरह से 18 - 3 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। सो एरिया ऑफ दिस triangle is by using determinant 15/2 C of। 6th क्वेश्चन में y इज इक्वल टू x इंटू log x, हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो y इज इक्वल टू x log x है, तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकालेंगे dy/dx। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा x इंटू log x में। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड यानी कि log x का, प्लस फिर सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि x का 1। तो x से x कैंसिल होकर यहाँ आ गया 1 प्लस log x। तो ये तो आया अभी तक हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी का एक बार और डेरिवेटिव करेंगे ताकि हमारा डबल डेरिवेटिव आ जाए। तो सबसे पहले 1 है, 1 का 0 रहेगा, और log x का डेरिवेटिव 1/x, यानी कि हमारा डबल डेरिवेटिव आ गया 1/x। तो इसमें हमारा ए आंसर रहेगा 1/x। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें निकालना है एंटी डेरिवेटिव ऑफ √x + 1/x। तो √x का मतलब, एंटी डेरिवेटिव का मतलब है इंटीग्रेशन निकालना है। किसका? हमें √x + 1/√x dx का। तो यहाँ पर हम √x को लिखेंगे x की पावर 1/2, और इस √x को भी x की पावर 1/2, बट पावर ऊपर जब जाएगी तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे। अब करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने में पावर में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगी 3/2, और उसी 3/2 से नीचे डिवाइड करना है। इसी प्रकार यहाँ पर x की पावर -1/2 है, तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगी पावर 1/2, और 1/2 से ही डिवाइड करेंगे, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हम देखें तो 2/3 x की पावर 3/2 2 टाइम्स x की 1/2, यानी कि c ऑप्शन रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इंटीग्रेशन निकालना है ex ब्रैकेट में 1/x - 1/x² dx। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ex इनटू में कोई फंक्शन fx प्लस f'(x) उसका डेरिवेटिव हो, तो इस तरह का इंटीग्रेशन की वैल्यू ex इंटू fx प्लस c होती है। तो यहाँ पर हम देखें हमारा जो fx है वो है 1/x, और उसका जो डेरिवेटिव है f'(x), इसका डेरिवेटिव -1/x² बनता है। तो ये fx का काम कर रहा है और ये f'(x) का। तो हम डायरेक्ट वैल्यू, क्योंकि 1 मार्क का ही है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ex इंटू fx प्लस c, यानी कि हमारा fx है 1/x प्लस c। तो आंसर होगा ex इंटू 1/x, ex इंटू 1/x प्लस c, बी आंसर रहेगा।
नाइन्थ क्वेश्चन में -1 to 1 x⁻5 dx की वैल्यू हमें निकालनी है। तो वैसे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर -a to a f(x) dx की वैल्यू होती है 0 इफ f(x) इज ओड फंक्शन। यदि ओड फंक्शन हो तो डायरेक्ट वैल्यू हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर x की 5 क्या है, ओड फंक्शन है। वैसे करना चाहें तो इंटीग्रेशन के मेथड से कि x की 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की 6/6 और लिमिट है -1 to 1 और एक बार वैल्यू 1 रखेंगे 1 की पावर 6 फिर -1 की पावर 6/6। इस तरीके से भी कर सकते हैं। 1/6 आएगी माइनस, यहाँ पर -1 की पावर 6 ये 1/6 ही बनेगा और दोनों कैंसिल होकर वैल्यू 0 आएगी। और प्रॉपर्टी का यूज करें तो डायरेक्ट हम आंसर इसका 0 देख सकते हैं। 10th क्वेश्चन में द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देख रहे हैं सेकंड ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर है d²y/dx²। सो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाईएस्ट ऑर्डर विच इज 2। नेक्स्ट है which substitution can solve a homogeneous differential equation of the form dx/dy is equal to hx/y। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ पर dx/dy है और x/y है तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x इज इक्वल टू vy, और यहाँ पर यदि dy/dx होता है और ये y/x तो हम y इज इक्वल टू vx पुट किया करते हैं। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रहेगा x इज इक्वल टू vy। क्वेश्चन नंबर 12 में द फंक्शन f(x) sin x minus cos x when x is not equal to 0 and k when x is equal to 0 is continuous है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब हमें ये दिए होते हैं फंक्शन तो 0 पर क्योंकि कंटिन्यूस है तो हमें चेक करनी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू, यानी कि f0 पर। तो f0 पर तो वैल्यू फंक्शन की k ही है, तो इन दोनों में तीनों ही इक्वल होंगे क्योंकि कंटिन्यूस है, तो कोई एक हम निकाल सकते हैं और जिसको k के इक्वल करेंगे। तो मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ले लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब इसमें फंक्शन लिया जाएगा sin x माइनस cos x, और जैसा कि हम लिखा करते हैं h टेंड्स टू 0 और x को लिख देंगे 0 प्लस h माइनस कोस 0 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आ गया साइन h, यहाँ पर कोस h, और जैसी h की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 0 और कोस 0 1। तो यहाँ पर वैल्यू आई है -1 और एक वैल्यू है k, तो दोनों ही इक्वल होंगी क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इसलिए k की वैल्यू आ जाएगी -1। क्वेश्चन 13 में किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं और डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो डायरेक्शन रेशियो जिनको हम ABC से लिखते हैं, हमें डायरेक्शन कोसाइन LMN निकालने हैं। तो रूल है LA/A² प्लस B² प्लस C²। इसी तरह M की वैल्यू होती है B/A² प्लस B² प्लस C² और n की वैल्यू C/A² प्लस B² प्लस C²। तो L की वैल्यू 2 रखने पर 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर और C का स्क्वायर भी लिखेंगे। तो इस तरह से 2/4 8 9 का रूट यानी 2/3, ये L की वैल्यू आ गई। इसी तरह B की वैल्यू रखेंगे और नीचे तो सेम ही है यानी कि नीचे 3 आएगा, बस C की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पर डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम है 3। तो इस तरह से 2/3 -1/3 और 2/3 ये वैल्यू आ गई हमारी LMN की, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस उस लाइन के जिसके डायरेक्शन रेशियो ये थे। बस हमें फार्मूला याद रखना है LM और N से LMN निकालने का ABC से। क्वेश्चन 14 है कंप्यूट PA/B कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्ड। PB गिवन है और PA इंटरसेक्शन B भी हमें 0.32 गिवन है। तो इस क्वेश्चन के लिए 14 के लिए
हमें जो ये वैल्यू गिवन है जिसमें हमें a अपॉन बी निकालना है कंडीशन प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ होता है a इंटरसेक्शन b और नीचे ये वाली वैल्यू आती है यानी कि pb। अब a इंटरसेक्शन b हमें पता है 3.32 गिवन है और pb की वैल्यू 0.5। पॉइंट रिमूव कर लेंगे और ऐसे 5 की भी पॉइंट रिमूव करेंगे, एक जीरो कैंसिल कर देंगे, तो 32 अपॉन यहाँ पर 50 कैंसिल करेंगे तो 16 और 25, तो इस तरह से 16 अपॉन 25 ये है कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, जो कि हमें निकालना था। इसमें ध्यान ये रखना है कि ऊपर तो ए अपॉन बी है, ऊपर तो इंटरसेक्शन बी आएगा, नीचे ये वाली वैल्यू आती है। यदि हमें इस तरह बी अपॉन ए निकालना होता तो नीचे ए आता, ऊपर ए इंटरसेक्शन बी ही रहता है। Question number 16. Two events will be independent if P A dash B dash is equal to 1 minus PA into 1 minus PB. Yes, ये true है, ये independent events की condition है। So question 17 है the probability of obtaining an even number on each die when a pair of die is rolled. देखिए जब pair of die roll करते हैं तो 36 केस बनते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4, इस तरह से 1 6 फिर 2 1, तो इस तरह से 36 केस बनते हैं। तो उनमें से पूछा ऑब्टेनिंग इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर होता है 2, तो एक ही ऐसा पेयर बनेगा उन 36 में से जिसमें इवन प्राइम नंबर ईच डाई पर आ जाए, तो 36 में से एक पेयर, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी बनती है 1 अपॉन 36। सो जिसमें कि एक ऐसा पेयर जो कि इवन भी हो और प्राइम भी हो। क्वेश्चन 18 कहता है ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हमने ए और बी लिखे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो डेटरमिनेंट की शेप में लिखेंगे आई जे के, ए के कंपोनेंट्स 2, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 3, फिर बी के 3 5 और -2। तो ए क्रॉस बी जब हम एक्सपेंड करेंगे तो आई और यहाँ पर -2 -15, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस लेते हैं -j, फिर आएगा -4 -9 प्लस के 10 -3। तो इस तरह से ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा -17i, ये आ जाएगा -13 इंटू प्लस और यहाँ पर 7k। अब हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो -17 का स्क्वायर, यहाँ पर 13 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर आ जाएगा 289, 13 का 169 और 49, और तीनों को प्लस करके आएगा 507। तो ये हमारा आंसर है, ये है ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन 19, इसमें असर्टन दिया हुआ है ए आर इज द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6, आर की वैल्यू है ए बी जहां पर बी a+1 है, देन आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और रीजन इसका दिया है ए रिलेशन इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो कुछ इस तरह से 19 क्वेश्चन कि रिलेशन इन दी सेट ए, मतलब इधर भी ए है और इधर भी ए है, और ए सेट 1 से 6 तक दिया हुआ है। रिलेशन है b इज इक्वल टू a+1, यानी कि b की वैल्यू a से 1 ग्रेटर है, यानी a को यदि हम 1 लिखते हैं तो b 2 आएगा, a को 2 लिखने से b 3, 3 लिखने से 4 यहाँ पर, और a की वैल्यू 4 से 5, 5 से 6। तो हमारे रिलेशन में जो पेयर आ गए हैं 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6 है।
तो हमें ये इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव में हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर 1 1 से नहीं है, 2 2 से नहीं है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड नहीं है। दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ऐसा होता है यदि 1 2 से कनेक्टेड है तो 2 1 से होना चाहिए। ये सिमेट्रिक भी नहीं है, नॉट सिमेट्रिक है। और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में 1 2 से है, 2 3 से है, तो 1 3 से भी होना चाहिए। तो ये 1 2 से है, 2 3 से, तो 1 3 से इसमें नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये दिया आर जो रिलेशन है इज नॉट इक्विवेलेंस, बिल्कुल सही है। इक्विवेलेंस ये नहीं है। इक्विवेलेंस तभी होता है जब तीनों होते हैं, और इसका रीजन दिया है रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। दोनों ही बातें ठीक है। फर्स्ट भी ठीक है कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, और क्यों नहीं है? क्योंकि उसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं बन रहा है। तो इसका हमारा आंसर आएगा ए, क्योंकि बोथ असर्टन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्टन ए। तो यहाँ पर क्वेश्चन 19 का ए आंसर रहेगा। क्वेश्चन 20 में असर्टन है द लाइन्स आर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड r2 a2 प्लस म्यू b2 इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तभी होती हैं जब यहाँ पर लैम्डा और म्यू के बाद जो दोनों की डॉट 0 के इक्वल आती है। बिल्कुल ठीक है। और एंगल थीटा बिटवीन द टू लाइन्स, यदि दोनों लाइन्स के बीच में हमें एंगल निकालना हो तो कोस थीटा का यही फार्मूला रहता है, b1 डॉट b2, और b1 का मैग्नीट्यूड b2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो दोनों ही बातें ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर ए आएगा कि बोथ असर्टन एंड रीजन आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसमें से रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अब करेंगे हम सेक्शन बी। 21 में क्वेश्चन में जो 2 मार्कर है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। आर रिलेशन है जिसमें एल डिफाइंड किया हुआ है। कैसे? L1 L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव हमें चेक करना है। तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ रिफ्लेक्सिव। लेट कर लेते हैं L1 और L2 दो लाइन है, किस में से? L से। और इफ L1 L1 क्या परपेंडिकुलर है L1 के, तो होगा रिफ्लेक्सिव। मतलब हर एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये तो नॉट ट्रू है। एवरी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती, तो इसलिए दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम लेट कर लेते हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, सो दिस इंप्लाइज L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। मतलब सिमेट्री है। L1 यदि L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के भी परपेंडिकुलर होगी। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। थर्ड हमें ट्रांजिटिव चेक करना है, और ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए लेट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। दो लाइन L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं, और L2 L3 के परपेंडिकुलर है। L1 L2 के है, L2 L3। तो क्या यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि L1 L3 के परपेंडिकुलर होगी? नहीं, ये नहीं निकलता। हम बना के भी देख सकते हैं। ये L1 है, ये परपेंडिकुलर है मान लो L2 के, और ये L2 खुद परपेंडिकुलर है L3 के। तो L1 और L3 में रिलेशन हमें चाहिए। यहाँ पर पैरेलल का आ रहा है, L1 पैरेलल L3, ना कि परपेंडिकुलर। तो ये भी फेल हो गया। देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर सिर्फ सिमेट्रिक है
ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये ट्रांजिटिव है। तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि शो करना था कि सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। और फिर इसका और पार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। सेक्शन बी 21 क्वेश्चन और पार्ट। कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2। लेट कर लेंगे कोस इनवर्स 1/2 को x और यहाँ पर जो साइन इनवर्स 1/2 है उसको y। तो यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू कोस x हो जाएगा। अब कोस में जो 1/2 वैल्यू है वो होती है कोस 60 की, यानी कि π/3 की। तो यहाँ से दोनों तरफ से कोस कैंसिल जब होगा तो π/3 इज इक्वल टू x आ गया। और यहाँ से 1/2 इज इक्वल टू साइन y लिखेंगे। साइन में वैल्यू 1/2 30 पर होती है, यानी कि π/6 पर। तो दोनों तरफ से साइन कैंसिल होकर π/6 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे, कोस इनवर्स 1/2 को हमने x लिया था और 2 और साइन इनवर्स 1/2 को y लिया था। अब x की वैल्यू हमारी आई है π/3 ट्वाइस, y की वैल्यू है π/6, कैंसिल होकर π/3 प्लस π/3 विच इज 2 टाइम्स π/3। ये हमारा आंसर है, ये वैल्यू है इन दोनों की। नेक्स्ट करते हैं 22 क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन। इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और यहाँ से 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। और अब इन दोनों इक्वेशन और इसी तरह से 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। इन दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ से माइनस ए इज इक्वल टू -1 मीन्स ए इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू 1 आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में ए की वैल्यू 1 डाल देंगे बी निकालने के लिए। सो बी कैंसिल होकर बी की वैल्यू आ जाएगी 2। ए और बी हमें पता चल गया। ए की वैल्यू इसमें डाल देंगे सी निकालने के लिए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 रखेंगे। 1 इंटू 2 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5 मीन्स सी इज इक्वल टू 3। सी की यहाँ पर डाल देंगे 3। 3 इंटू 3 9 प्लस डी, सो डी इज 4 मीन्स हमारे आंसर है A1 B2 C3 एंड D4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 23 में k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। तो कॉन्टिन्यूस के लिए हमें तीनों, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट x इज इक्वल टू 5 पर वैल्यू इक्वल करनी होती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, राइट हैंड में x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव और यहाँ पर x इज इक्वल टू 5। 5 नेगेटिव में जो fx की वैल्यू है वो लेंगे कि x प्लस 1। 5 पॉजिटिव में भी ये दी जाएगी क्योंकि इसमें 5 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 5 है। और इक्वल टू में fx की वैल्यू यहाँ पर इक्वल में कि x प्लस 1। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 और x को लिखेंगे 5 माइनस h। यहाँ पर लिमिट
h टेंड्स टू 0 और x को लिखेंगे 5 प्लस एच, 5 प्लस एच। यहाँ पर डायरेक्ट 5 लिखेंगे। अब h की लिमिट है 0, तो h को 0 रखने से 5k प्लस 1, और यहाँ पर भी h को 0 रखने से 15 माइनस 5 यानी कि 10। यहाँ पर 5k प्लस 1h है ही नहीं, तो तीनों सेम होनी है। ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल हैं, तो इसका मतलब 5k प्लस 1 इक्वल टू 10 होगा कंटिन्यूस के लिए, और k की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे। सो वैल्यू ऑफ k इज 9/5। क्वेश्चन 24 में हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू x साइन 3x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन y इज इक्वल टू x साइन 3x है, हमें वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हमें वैल्यू पुट करनी होगी डबल डेरिवेटिव की। तो यहाँ से हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इक्वेशन 1 हमने लेट कर लिया, इसका सबसे पहले हम dy/dx निकालते हैं। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर दो फंक्शन है x और साइन 3x, तो प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि साइन 3x प्लस अब की बार सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे x साइन 3x का कोस 3x डेरिवेटिव और 3x का 3 प्लस साइन 3x x का डेरिवेटिव 1। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको हम सेकंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डबल डेरिवेटिव। अब यहाँ पर फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन 3x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos 3x प्लस cos 3x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस साइन 3x का cos 3x और 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में 3x cos 3x का माइनस साइन 3x और साथ में 3x का इंटू 3 हो जाएगा। cos 3x एज इट इज है 3x का 3 प्लस 3 cos 3x। तो यहाँ से डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ ये हो गया माइनस 9x साइन 3x, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 6 टाइम cos 3x इक्वेशन 3। अब जो हमें वेरीफाई करना है इस इक्वेशन में सेकंड डेरिवेटिव की और y की वैल्यू हम लिख देते हैं। तो मैं लिखूँगा लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 6 कोस 3x, इसको 0 के इक्वल शो करना है। तो वैल्यू लिखता हूँ डबल डेरिवेटिव की, ये वैल्यू पुट कर देनी है डबल डेरिवेटिव की। यहाँ पर माइनस 9x साइन 3x प्लस 6 cos 3x इन 9, यहाँ पर y की वैल्यू, और y की वैल्यू थी x साइन 3x, x साइन 3x, ये y की वैल्यू माइनस ये एज इट इज 6 cos 3x, और सिंप्लीफाई कर देते हैं साइन 3x cos 3x 9 से 9x साइन 3x माइनस यहाँ पर इतना है 6 cos 3x, तो 6 cos 3x कैंसिल और माइनस 9x साइन 3x कैंसिल होकर इक्वल टू 0, और हमें 0 के इक्वल ही शो करना था। ये आ गई राइट हैंड साइड, तो हेंस वेरीफाइड। इस तरह से वेरीफाई करना था।
क्वेश्चन 24 का और पार्ट, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन निकालना है। इसको हम वेरिएबल सेपरेट से करेंगे, तो dy के साथ y की टर्म जाएगी, dx के साथ x की टर्म। तो इस तरह से लिख सकते हैं dy, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अभी उल्टा है, डी वाई के साथ एक्स की टर्म है, तो यहाँ डी वाई ये वाले नीचे ले आएंगे और डी एक्स के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ले जाएंगे। तो इससे हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए, डी वाई के साथ वाई की टर्म, डी एक्स के साथ एक्स की टर्म। और अब करेंगे हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर का होगा टेन इनवर्स वाई, और इसी तरह इस साइड का टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी। तो ये है जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने टेक्निक यूज की है वेरिएबल सेपरेट की। 25th क्वेश्चन, टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक। एक बॉक्स है जिसमें 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स हैं, जिसमें से 2 निकालनी है। और कैसे निकालनी है? विद रिप्लेसमेंट, मतलब जब हम फर्स्ट निकाल कर कलर नोट करके फिर दोबारा डालेंगे और फिर एक निकालेंगे। तो इसमें पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल रेड एंड सेकंड रेड। R1 हमने निकाल लिया फर्स्ट बॉल रेड और R2 सेकंड रेड। अब क्योंकि दोनों बॉल इंडिपेंडेंट है, क्योंकि निकाल कर फिर दोबारा डाली, विद रिप्लेसमेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में R1 इंटू R2, फर्स्ट रेड मल्टीप्लाई बाय सेकंड। फर्स्ट बॉल रेड निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है 8 अपॉन टोटल बॉल्स 18 इंटू, अब फर्स्ट रेड निकाल ली थी और कलर नोट कर फिर दोबारा डाल दी, फिर दोबारा टोटल भी 18 है और रेड भी 80 बन गई। तो अब नेक्स्ट जो बॉल निकालने में रेड आने की सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी 8 बाय 18, दोनों को कैंसिल करेंगे, तो इस तरह से 16 अपॉन 81 है बोथ बॉल्स रेड आने की प्रोबेबिलिटी। ये था क्वेश्चन नंबर 25। अब सी सेक्शन, जो कि 3 मार्कर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 26 में लेट ए r minus 3 b r minus 1 consider the function f from a to b defined by fx is equal to x minus 2 upon x minus 3 if f is 1 1 and on 2 justified your answer। हमें चेक वेरीफाई करना है कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो इसको लिखते हैं fx गिवन है। अब हम इसमें 1 1 चेक करना है कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज एंड सेम एलिमेंट हैव सेम इमेज। तो उसके लिए हम लेट कर लेते हैं लेट fx इज इक्वल टू fy। तो fx की वैल्यू यहाँ से बनेगी x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, और fy के लिए x को y से रिप्लेस कर देंगे, तो ये वैल्यू इसी तरह से y माइनस 2 अपॉन y माइनस 3 बनेगी। यहाँ पर सिंप्लीफाई करके हमें x और y में रिलेशन निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे xy माइनस 3x दोनों साइड से 6 कैंसिल हो जाएगा, xy भी कैंसिल, तो माइनस 3x माइनस 2y, x एक साइड ले आते हैं और y एक साइड में, सो माइनस x इज इक्वल टू माइनस वाई।
कैंसिल होकर x इज इक्वल टू वाई आ गया। इसका मतलब है फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई एक्स इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब ये हुआ यदि x और y सेम है तो उनकी इमेज एफ एक्स और एफ वाई भी सेम है। दैट मीन्स एफ एक्स इज वन फंक्शन। सेकंड हमें चेक करना है ऑन टू। ऑन टू का मतलब है कि सेकंड सेट का हर एलिमेंट कनेक्टेड रहेगा। तो उसके लिए एफ एक्स को हम वाई ले लेते हैं और यहाँ पर y इन टर्म्स ऑफ x है, इसको x इन टर्म्स ऑफ y कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को एक साइड हमें रखना है, yx माइनस एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस एक्स कॉमन, x की वैल्यू आ गई y की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉर ऑल y, यहाँ से जितने भी यदि y लें सिर्फ 1 को छोड़कर, यदि y 1 लेंगे तब तो x नॉट डिफाइंड होगा। फॉर ऑल y एक्सेप्ट 1 देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू ऑफ x इन, x की वैल्यू जरूर मिलेगी। यहाँ पर कोई भी y की वैल्यू रखें सेकंड सेट से 1 को छोड़कर, तो x की वैल्यू मिलेगी a में से, वैल्यू इन x इन a मीन्स r माइनस 3। देयरफॉर एफ एक्स इज ऑन टू। x इसका मतलब ऑन टू भी है और 1 भी। 26 क्वेश्चन में tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्र कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्र 1 प्लस वाई सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, x को tan थीटा लेट कर लेते हैं और y को tan फाई लेट कर लेते हैं। तो ऐसा लिखने से tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ऐसा करने से साइन इनवर्स ये वैल्यू बन रही है साइन 2 थीटा की और कोस इनवर्स ये वैल्यू बन गई कोस 2 फाई की। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन किया था सो दैट साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए और कोस से कोस इनवर्स। तो कैंसिल होने के बाद ये 2 थीटा और यहाँ पर 2 फाई बच गया, 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर थीटा प्लस फाई और 2 से 2 कैंसिल होकर बच जाता है tan थीटा प्लस फाई। अब यहाँ पर tan की tan a प्लस बी या tan x प्लस वाई का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan थीटा हमने लिया था x की जगह और tan फाई y की जगह। तो दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये है सिंप्लीफाइड वैल्यू। क्वेश्चन 27 में मैट्रिक्स में इक्वेशन दी हुई है, एक्स वाई हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर या तो x को कैंसिल कर लेंगे या y को। तो x को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर कोफिशिएंट जो 3 है उससे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड 2 बाय 2। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा 6x प्लस 9y और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6 9 12 एंड 0। इक्वेशन 2 को 2 से करेंगे
तो 2 इंटू 3 6x प्लस 4y 4 माइनस 4, इस तरह से ये आ गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको आप 3 इक्वेशन मान सकते हैं, इसको 4। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह से तो ये कैंसिल हो जाएंगे और 9x में से 4x जाएगा तो जाएगा 5y, सॉरी 9y में से 4y चला गया। इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करने हैं। 6 माइनस 4, यहाँ 2 आ जाएगा। 9 माइनस माइनस 4, ये प्लस का हो जाएगा -4, तो यहाँ पर आ जाएगा 13। 12 माइनस माइनस 2 यानी कि 14, 0 माइनस 10, ये y 5y की वैल्यू है। अब हमें तो वैल्यू निकालनी है y की, तो इसके लिए जब दोनों साइड 5 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, इसके हर एक एलिमेंट को 5 से डिवाइड कर देते हैं। 2/5, इधर 13/5, यहाँ पर 14/5 और यहाँ पर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये -2 आ गया। ये वैल्यू आ गई y की। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए या तो दोबारा से फिर इनको इक्वेट करें, x काटा था अब की बार y काट लें, या एक y की वैल्यू यहाँ पर डाल दें और x निकल सकता है। तो मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। तो ये आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पर 3y है, यानी कि ये वैल्यू रखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। और -6 इज इक्वल टू, यही मैट्रिक्स रहेगी 2 3 4 0। इस मैट्रिक्स को इधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि 2 3 4 0 माइनस 6/5, 39/5, 42/5 -6। और माइनस करनी है तो माइनस के लिए 2 माइनस यहाँ पर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2 माइनस 6/5 एलसीएम वगैरह लेकर 4/5, यहाँ पर रहेगा 4/5 और 3 माइनस 39/5, 15 माइनस 39, माइनस का आ जाएगा 24/5, यहाँ पर 4 माइनस 42/5, तो माइनस का 22 डिवाइड बाय 5, 0 माइनस -6 प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह से 2x की वैल्यू है। अब हमें वैल्यू तो चाहिए x की, तो अब क्या होगा, ये 2 से डिवाइड करने पड़ेगी। तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2/5 -12/5 -11/5 और 3। तो ये वैल्यू आ गई हमारी x की। तो इसमें x और y हमने निकालना था। एक बार चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 2/5 -12/5 बिल्कुल सही है, और y की वैल्यू 14/-2, ये भी ठीक है। तो इस तरह से आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 28 है, फाइंड dy by dx फॉर द फंक्शन y raised to power x इज इक्वल टू x raised to power y। इसको हमने लिख लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का इसमें लॉग लिया जाएगा। लॉग y की पावर x, लॉग x की पावर y। तो यहाँ पर बन जाएगा x log y इज इक्वल टू y log x, क्योंकि log m की पावर n होता है n log m। टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का डेरिवेटिव करेंगे। x log y में प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज, log y का 1/y इंटू dy by dx, फिर log y एज इट इज रहेगा,
और x का 1। दूसरी साइड में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y log x का, फिर एक बार log x एज इट इज, y का डेरिवेटिव होगा dy बाय dx। dy बाय dx की दो टर्म है, दोनों को एक साइड ले आएंगे और dy बाय dx कॉमन लेंगे, तो x अपॉन वाई ये साइड माइनस लोगे और बिना dy बाय dx की टर्म एक साइड में ले लेंगे। तो इस तरह से बन गया। यहाँ पर एलसीएम दिया जाएगा, dy बाय dx इंटू में x माइनस वाई log x अपॉन वाई। दूसरी साइड में भी एलसीएम x लेकर और अब सिंप्लीफाई करके dy बाय dx की वैल्यू x log y अपॉन x, y अपॉन x माइनस वाई log x। तो ये आंसर है, ये है dy बाय dx की वैल्यू, जो कि हमने क्या किया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड और log की प्रॉपर्टी लगाकर दोनों तरफ का डेरिवेटिव सॉल्व किया बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। क्वेश्चन 29 में fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 36x प्लस 7 में हमें फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालते हैं इंटरवल निकालने के लिए, जो कि आएगा 6x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 36। और अब इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करते हैं, 6 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 6 फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 3 एंड x प्लस 2। ये सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू थी, और इन फैक्टर्स को एक एक जब हम 0 करेंगे, इसी तरह दूसरे फैक्टर को 0 करेंगे, तो x की 2 वैल्यूज हमें मिली हैं, यानी 3 और माइनस 2। तो यहाँ पर ये क्रिटिकल वैल्यू आ गई। इससे हमारे जो इंटरवल बने, पहला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2, माइनस 2 टू 3 और 3 टू इन्फिनिटी। अब इन इंटरवल को लिख लेते हैं और इनमें चेक करेंगे कि किस में इंक्रीजिंग है फंक्शन और किस में डिक्रीजिंग। अब एक एक फैक्टर को लेते हैं, ये इंटरवल लिया, इसमें f डैश x जो हमारी वैल्यू थी, ये इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं। फैक्टराइज फॉर्म में ये आया था हमारा। अब इस इंटरवल में से कोई वैल्यू उठानी है, जैसे इसमें से -3 पिक कर लेते हैं और f डैश x में रख के उसका साइन चेक करना है। तो -3 को यहाँ रखेंगे तो ये जो फैक्टर है ये आएगा माइनस का, और -3 इसमें रखेंगे तो ये प्लस का आएगा, तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, यानी इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। इसी तरह दूसरा लेते हैं इंटरवल, और इसमें से भी कोई वैल्यू उठाएंगे, जैसे इसमें 0 रख सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो एक बार इसको रख लेंगे, सेम दोबारा लिखा, जब 0 इसमें लिखेंगे तो ये माइनस का आएगा, यहाँ पर 0 लिखने से प्लस का आएगा, तो माइनस इंटू प्लस होता माइनस, यानी ये इसमें डिक्रीजिंग रहेगा। और तीसरा जो इंटरवल है वो है 3 टू इन्फिनिटी f डैश x x माइनस 3 एंड x प्लस 2। 3 टू इन्फिनिटी में जैसे 4 लिया तो 4 यहाँ पर रखने पर पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, दैट इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर फर्स्ट वाले में दोबारा चेक करते हैं, हमने कहा था -3 लेंगे, तो -3 में ये नेगेटिव, -3 में ये भी नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव,
तो यहाँ पर ये इंक्रीजिंग रहेगा। तो 2 में इंक्रीजिंग आया और 1 में डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग किसमें था? -∞ से -2 एंड इसमें 3 to ∞, एंड स्ट्रिक्टली decreasing in this interval -2 to 3। सो ये इंटरवल्स हमने निकाले। क्वेश्चन 30 में इंटीग्रल निकालना है x स्क्वायर log x का, तो हम आइलेट का यूज करेंगे इसमें। आइलेट में x स्क्वायर है हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन और एक है लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फर्स्ट आ रहा है और पहले बाद में एल्जेब्रिक, तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हमने सेलेक्ट किए। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का फिर इंटीग्रेशन लेते हैं, तो उस प्रॉपर्टी से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का फिर अगेन इंटीग्रेशन करते हैं। सो log x स्क्वेयर का बन जाएगा x³/3, डेरिवेटिव ऑफ log x और x स्क्वेयर का x³/3। अब log x इंटू x³/3, यहाँ 1/3 को बाहर ले लेंगे और एक x कैंसिल हो जाएगा, सो log x x³/3 और यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा x³/3 प्लस c। सो फाइनल आंसर है log x x³/3 माइनस 1/9 x³ प्लस c। ये फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 30 का और पार्ट है मॉडुलस x+2, लिमिट है -5 to 5। तो इसको हमें ब्रेक करना होता है। मॉडुलस को कैसे ब्रेक करते हैं? x+2 को 0 के इक्वल करने पर -2 वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब लिमिट ब्रेक होगी -2 पर, -5 से -2 और -2 से फाइनल लिमिट 5। अब यहाँ पर वैल्यू हमें लिखनी होती है, तो जैसे हमें पता है कि मॉडुलस x होता है x माइनस x फॉर x ग्रेटर देन 0, फॉर x लेस देन 0। इसी तरह से x+2 मॉडुलस होगा x+2 पॉजिटिव और -x+2, प्लस के लिए होगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल -2 और लेस देन -2 में। तो ये जो लेस देन की कंडीशन है यहाँ पर लिया जाएगा माइनस ऑफ x+2 और जिसमें पॉजिटिव है उसमें x+2। अब इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस बाहर रख लेते हैं, x² 2 + 2x, लिमिट यहाँ पर भी इंटीग्रेट और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। एक बार -2 वैल्यू लिखेंगे, -2 लिखने से और फिर -5 की वैल्यू यानी कि 25/2 -10। इसी तरह एक बार 5 पर वैल्यू और फिर -2 पर। सिंप्लीफाई, ये 2 है तो यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5/2 प्लस 45/2, 2 ये -2 तो +2 माइनस यहाँ पर ये -4 है तो -9/2
यहाँ पर 4 होकर 49 डिवाइड बाय 2, सो 9/2 पॉजिटिव हो गया, 58/2 दैट इज 29 आंसर। क्वेश्चन 31 में एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर दिए हुए हैं, हमें बताना है पैरेलल वेक्टर एक पैरेलल टू इट्स डायगोनल यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले तो हमें ए मान लेते हैं फर्स्ट साइड वेक्टर को और बी सेकंड को। तो क्योंकि हमें डायगोनल चाहिए तो ए प्लस बी वेक्टर जो होगा वो इसको डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों को ऐड जब हम करेंगे यानी 2i माइनस 4j प्लस 5k प्लस में i माइनस 2j माइनस 3k, सो a प्लस बी वेक्टर आ रहे हैं, i जब ऐड कर देंगे तो 3i j से और k ऐड करना है, ये a प्लस बी वेक्टर है। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, तो इस वेक्टर को इसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 9 प्लस 36 प्लस 4, तो इस तरह से 49 7। अब यूनिट वेक्टर जो अलोंग पैरेलल टू डायगोनल क्या रहेगा, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड यानी कि 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक यूनिट वेक्टर अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इस तरह से यहाँ पर सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेक्शन सी और डी। तो यहाँ तक इस वीडियो में, बाकी वीडियो इसके सेकंड पार्ट में आएगी। थैंक यू सो मच बच्चों।